नमस्कार। भारतीय राजनीति में इन दिनों दो बातों की चर्चा है कि अगर चर्चा नहीं है तो चर्चा होनी चाहिए। वो दो बातें हैं, एक तो नीतीश कुमार का एजेंडा और दूसरा विपक्ष की एकजुटता का प्रयास। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से इन दोनों को मिला दिया है। वो अपने एजेंडे पर विपक्ष की एकजुटता बना रहे हैं। मीडिया में या ऐसे सामान्य विमर्श में इन दोनों बातों की चर्चा हो रही है, लेकिन दोनों बातों की अलग अलग चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का एजेंडा अलग है और विपक्ष की एकजुटता का प्रयास अलग है, लेकिन असल में ये दोनों चीजें एक हो गई हैं। और ये नीतीश कुमार की होशियारी है कि वो तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने एजेंडे पर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका एजेंडा ही वो चीज है वो जिसके दम पर या जिसके सहारे विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती हैं। तो आज एक तो नीतीश कुमार के एजेंडे पर चर्चा करेंगे और दूसरा उस एजेंडे पर जो वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब जरा याद करिए कि पिछले 2 साल से या उससे ज्यादा समय से विपक्ष किन मुद्दों पर राजनीति कर रहा था, उसकी राजनीति के कोर मुद्दे क्या थे, संसद में किन चीजों पर सवाल उठाया जाता था, संसद में किन मुद्दों पर कार्यवाही ठप की जाती थी या संसद के बाहर किन मुद्दों पर प्रदर्शन होता था, आंदोलन होते थे। कई मुद्दे ध्यान आएंगे आपको। किसान का मुद्दा था, उस पर 1 साल आंदोलन चला और समूचा विपक्ष उस मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर आंदोलन करता रहा। चीन का मुद्दा आया कि चीन का अतिक्रमण है, वो घुसपैठ कर रहा है, भारत की जमीन कब्जा कर रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, पहले राफेल का मामला था और फिर अडानी का मामला आया। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे, जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, संघवाद की अवधारणा पर हमला है। ये राज्यों की जो प्रादेशिक पार्टियां थी वो आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार जो है उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। सरकारी संपत्तियों की बिक्री का मामला था। तो ये तमाम मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, चीन, सरकारी संपत्तियों की बिक्री, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ये सारे मुद्दे थे। इन मुद्दों पर विपक्ष की राजनीति होती थी। अब जरा देखिए कि इसमें कौन सा सकारात्मक मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष तय कर रहा है। ये सारे मुद्दे जो थे वो घटनाओं पर आधारित थे। घटनाएं होती थी जिन पर विपक्ष प्रतिक्रिया देता था। तेल के दाम बढ़ते थे तो विपक्ष उस पर आंदोलन करता था। चीन की घुसपैठ की खबर आती थी तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता था। किसान आंदोलन पर बैठे, कृषि कानून बने तो उसके विरोध में आंदोलन का साथ दिया विपक्ष ने। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो विपक्ष अपनी तरफ से ला रहा था। और इसी समय में, ऐसी स्थिति में जब विपक्ष अपना कोई मुद्दा नहीं आगे ला पा रहा था, इसी समय नीतीश कुमार की एंट्री हुई राष्ट्रीय राजनीति में। 2022 के अगस्त में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से तालमेल तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई। वो विपक्ष की राजनीति का एक अहम पड़ाव था, एक अहम मोड़ था। वो समय था जब उसके पहले देश भर में, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक, भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना रही थी। उसने महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिराई थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई थी और अपनी सरकार बनाई थी। बिहार वो पहला राज्य हुआ जहां बीजेपी की सरकार गिरी, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और 2 प्रादेशिक पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई। इस लिहाज से भी वो एक अहम घटनाक्रम था। और वो घटनाक्रम इसलिए हुआ जो नीतीश कुमार को अपना वैचारिक एजेंडा लेकर के आगे बढ़ना था। और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनकी कमान में भारतीय जनता पार्टी का जीतना था। उसने ट्रिगर किया था इस सारे इवेंट को। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा था कि मंडल की राजनीति वास्तव में खतरे में है। ये बात उन्होंने पहले समझी थी जब 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा था और 2015 में बीजेपी को हराया विधानसभा चुनाव में बिहार में। लेकिन 2017 में वो वापस आ गए थे बीजेपी के साथ, संभवतः इस उम्मीद में कि शायद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के सामाजिक न्याय के एजेंडे को लागू करेंगे। या फिर उनको लग रहा था कि अभी समय नहीं आया है बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर टकराने का या लड़ने का। अब दोनों चीजें हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये दोनों चीजें सही हैं। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी सामाजिक न्याय का वह एजेंडा या उस तरह से एजेंडे को लागू नहीं करेगी जैसे वो चाहते हैं या मंडल की दूसरी पार्टियां चाहती हैं। और दूसरे, उनको यह भी लग रहा है कि अब समय आ गया है जब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। इसलिए 2022 के अगस्त में उन्होंने नाता तोड़ा बीजेपी से और इस संकल्प के साथ वो आरजेडी के साथ गए कि अब बीजेपी को हराना है, 2024 में बीजेपी का बहुमत समाप्त करना है। तो इस मकसद से उन्होंने अपना एक एजेंडा भी बनाया और अपने प्रयास भी शुरू किए।
उन्होंने जो रटे रटाए मुद्दे थे या जो घटनाओं पर आधारित मुद्दे थे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो या सरकारी संपत्ति बेचने का मामला हो या चीन का एग्रेशन हो, इन सारे मुद्दों को छोड़ा उन्होंने और अपनी तरफ से उन्होंने मंडल 2 या 3 जो कहिए उसकी राजनीति शुरू की, सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर के आए। और उन्होंने जो राजनीति शुरू की है वो करने के लिए वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। जरा इस पर भी नजर डालें तो आपको इसकी हकीकत समझ में आएगी कि मंडल की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं का या तो देहांत हो गया है या वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या राजनीतिक बियाबान में भटक रहे हैं। अब मुलायम सिंह नहीं है, उनका निधन हो चुका है, शरद यादव का निधन हो चुका है, बीपी सिंह भी नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है, तमाम वो नेता जिन्होंने राजनीति की है, करुणानिधि भी नहीं है, एनटीआर भी नहीं है, जो जिन लोगों ने 90 के दशक में राजनीति की और मंडल सामाजिक न्याय की राजनीति की, उस मुद्दे को स्थापित किया, वो तमाम उनमें से ज्यादातर लोगों का निधन हो चुका है। लालू यादव अस्वस्थ हैं और सक्रिय राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन अपने अपने राज्य में सिमटे हुए हैं। तो ले देकर के एक नीतीश कुमार बचते हैं जो मंडल की राजनीति से निकले हैं और जो अभी एक पद पर हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर सकते हैं मंडल की और सामाजिक न्याय की। तो उनकी स्थिति भी है, उनकी हैसियत भी है, उनके पास सलाहियत भी है और उनके पास समझदारी भी है। और सबसे बड़ी बात है उनकी छवि। निजी तौर पर नीतीश कुमार की छवि पर कोई दाग नहीं है, किसी तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे हैं। लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकती है भ्रष्टाचार की। वो पहले केंद्र में मंत्री होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगभग 6 साल तक मंत्री रहे थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे। तो उस लिहाज से भी उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा सकती है और मोटे तौर पर भी वो आरोपों से मुक्त है और वो पढ़े लिखे और विनम्र नेता की उनकी छवि है। कम से कम अपने पहले कार्यकाल में, पहले दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कुछ अचीव किया है, बिहार को एक दिशा दी है, सुशासन का नारा दिया, सुशासन बाबू के नाम से वो मशहूर हुए। उन समर्थकों के बीच भी और विरोधियों ने भी एक जुमले की तरह या तंज करने के तौर पर उनको सुशासन बाबू कह करके संबोधित किया और न्याय के साथ विकास का उन्होंने नारा दिया। तो ये उनके पास नारा भी है और उनकी अपनी एक छवि भी है। तो इस वजह से ये इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने एजेंडे के ऊपर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया और सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को पकड़ा, जिसके साथ 2015 में वो एक बार तालमेल कर चुके थे। 2015 में जब आरजेडी के साथ तालमेल हुआ था और प्रशांत किशोर ने बिहार में चुनाव लड़ाया था राजद, जदयू और कांग्रेस को, उस समय कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार को नेता बनवाया था। लालू प्रसाद यादव उस समय तैयार नहीं हो रहे थे इस बात के लिए, लेकिन वो उस समय कांग्रेस के साथ का उनका अनुभव रहा है, तो वो कांग्रेस को उन्होंने पकड़ा और उनको पता था कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति या सामाजिक न्याय की राजनीति वैसे नहीं करती है जैसे मंडल की पार्टियां करते हैं या प्रादेशिक पार्टियां करती हैं। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह थी कि वो कांग्रेस पार्टी को पकड़ें और उसको पटाएं, और यह काम आसान हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करनी होती तो हो सकता है ये बात नहीं बनती, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को समझा और उन्होंने और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर के राहुल गांधी को समझाया कि सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग और जो एफर्मेटिव एक्शन हो सकते हैं समाज के पिछड़े, वंचित, दलित तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, उन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और कर्नाटक के चुनाव प्रचार में दिखा कि राहुल गांधी इन मुद्दों को पकड़ रहे हैं और वो इन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस में सहमति बन गई तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से बात की, विपक्ष दोनों वामपंथी पार्टियों के नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से बात की, और अब उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बात की है। सोमवार को पहले पश्चिम बंगाल कोलकाता गए और वहां उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद लखनऊ पहुंचे, वहां भी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ करीब 1 घंटे की मुलाकात की, जिसमें शिवपाल यादव भी थे, और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी गए थे। तो ये एक तरह का, और जो रिस्पॉन्स उनको कांग्रेस से मिला वही रिस्पॉन्स उनको आम आदमी पार्टी से मिला, लेफ्ट पार्टी से भी मिला, और बिल्कुल वही रिस्पॉन्स ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी दिया है। उन दोनों ने कहा कि वो नीतीश कुमार के जो प्रयास कर रहे हैं उसके साथ हैं वो लोग, और उनको भी ये बात समझ में आई है कि एक पॉजिटिव एजेंडा जो सामाजिक न्याय का है, जो घटनाओं से इतर है, घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, उन पर राजनीति करना, वो अस्थायी है,
वो चलता रहेगा, उससे पीछे नहीं हटना है विपक्ष को। महंगाई सनातन मुद्दा है, भ्रष्टाचार सनातन मुद्दा है, चीन का एग्रेशन भी सनातन मुद्दा है। तो ये इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन उसके साथ विपक्ष का अपना एजेंडा होगा सामाजिक न्याय का, जिसके ऊपर बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना होगा। और ये कमजोर नस है बीजेपी की, जिसको नीतीश कुमार जानते हैं। तो उन्होंने इसको पकड़ा हुआ और उस पर उन्होंने फिर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बात की है, और वो दोनों भी उस एजेंडे पर राजी हैं। तो अब आगे और भी विपक्षी पार्टियों से वो बात करेंगे, अपना एजेंडा उनको समझाएंगे। अगर विपक्षी पार्टियां एक होती हैं और इस एजेंडे पर आती हैं, तब एक दिलचस्प लड़ाई की स्थिति बननी शुरू होगी। अब अंत में सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार की अपनी भूमिका क्या होगी। क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? वो हर जगह इस बात को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं। वो हर जगह ये बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने उनको जेपी की याद दिलाई और कहा कि बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था, और एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार में विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा करना चाहिए है। जिस तरह से जेपी के समय विपक्ष एकजुट हुआ था, वैसा नीतीश कुमार करें। फिर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो जेपी की भूमिका निभाना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण की भूमिका निभाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार तो क्या, कोई भी नेता इस देश में, कोई भी नेता जयप्रकाश नारायण नहीं हो सकता है। जयप्रकाश नारायण का मतलब त्याग करना होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और अगर जयप्रकाश नारायण तैयार हो जाते, मान जाते, तो वो इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री होते, पहला बिहारी प्रधानमंत्री होता। लेकिन जयप्रकाश नारायण को उस समय भी सत्ता का मोह नहीं था। वो सब छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके लौट गए थे, और जब 1974 में उनकी कमान में आंदोलन हुआ और सारी पार्टियां एकजुट हुई, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सबने अपनी अपनी नौकाएं जला करके जनता पार्टी की जहाज पर सवारी की थी, तब भी सत्ता का मोह नहीं था जयप्रकाश नारायण। इसलिए नीतीश कुमार तो क्या, कोई भी जयप्रकाश नारायण नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार ने ये बात कही भी मीडिया ने कि वो जयप्रकाश नारायण, तो क्या उन्होंने कहा कि वो जयप्रकाश नारायण के सिपाही हैं, उनके शिष्य हैं, और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि सत्ता का मुंह छोड़ करके नीतीश कुमार ये काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनको सत्ता भी मिले। अगर वो पहले से ये बात घोषित करते हैं कि, या उनकी तरफ से कोई भी ये घोषित करता है कि वो दावेदार है, या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का नाम घोषित होता है, तो फिर बीजेपी से लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से लड़ने का कोई चेहरा अभी विपक्ष के पास नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता बनर्जी हो, या कोई भी हो। इसलिए वो चेहरा नहीं आना चाहिए है। और ये अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण वाली भूमिका निभाएं, या बीपी सिंह वाली भूमिका निभाएं। वो दावेदार न बने, और वो विपक्ष को एकजुट करें, अपने एजेंडे पर एकजुट करें, और फिर उसके बाद आगे की लड़ाई की तैयारी करें। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।